हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लाए हैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो हम पहले तो यही बात करते हैं कि मेंडल के ऐसे क्या कारण थे कि मेंडल कुछ समय के लिए क्या हुए कि उनको इतनी मान्यता नहीं थी और फिर बाद में उनको मान्यता मिल गई। तो कुछ ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से उनका वर्क जो है वो आपका चर्चा में नहीं आया, और कुछ कारण ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो चर्चा में है। तो क्या क्या कारण है? तो कारण पहला था कि चर्चा में क्यों नहीं आया, तो पहला था कि जब उस समय मेंडल थे तब कम्युनिकेशन जो था वो बहुत कमज़ोर था, जो संचार था, है ना, वो क्या था, बहुत कमज़ोर था, फैलती नहीं थी बातें। अब तो बात आग की तरह फैल जाती है, भैया फलाने के यहाँ ऐसा हो गया, ये वाली बात तुम घर तक नहीं पहुंचोगे और मोहल्ले में पहुंच जाएगी। अरे मेरी बातें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती हैं। तो भैया यही है कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार बहुत कमज़ोर था। फिर दूसरा बात क्या था कि इन्होंने जीन के बारे में कुछ नहीं बताया, इनके पास जीन का कोई नॉलेज नहीं था। इन्होंने केवल एक शब्द उपयोग किया, फैक्टर। क्या उपयोग किया? फैक्टर। और इन्होंने बोला कि भैया एक फैक्टर है, वो ऐसा ऐसा कार्य कराता है। तो इन्होंने जीन का फिजिकल एविडेंस, है ना, फिजिकल भौतिक प्रूफ जो था वो इन्होंने नहीं दिया, है ना, इन्होंने जीन का फिजिकल एविडेंस नहीं दिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बायो वालों को वैसे ही मैथ से क्या होता है, एकदम हेट होता है, उनको मैथ अच्छा नहीं लगता। और इस व्यक्ति ने बायो के अंदर, बॉटनी के अंदर मैथ घुसेड़ना चाहा, है ना, बॉटनी के अंदर क्या है, मैथ का संबंध बता दिया। तो लोग और ज़्यादा डर गए और घबरा गए, लोगों ने माना ही नहीं कि भैया बॉटनी में मैथ का क्या काम। तो दूसरा कारण ये भी था कि इन्होंने बॉटनी के अंदर क्या किया, मैथ को जोड़ दिया, है ना, बॉटनी के अंदर मैथ को जोड़ दिया। इस कारण, ये तीन कारण ऐसे थे जिनकी वजह से इनका जो कार्य था वो चर्चा में नहीं आया। तो भैया सक्सेस के क्या कारण थे? अब ये तो हो गया कि भैया चर्चा में नहीं आया। अब दूसरा बात ये बता दीजिए कि ये इतने सक्सेस हो कैसे गए। तो इनके सक्सेस होने का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, वही जो सारे सारे बायो वाले नहीं करते, ये एक अच्छे मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने जो डाटा का एनालिसिस था, डाटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए। क्यों? क्योंकि ये अच्छे मैथमेटिशियन थे, इस वजह से ये सक्सेस हुए। दूसरा ये था कि ये लकी थे कि इन्होंने जो कैरेक्टर इन्होंने लिए थे उनके अंदर लिंकेज नहीं पाया गया। जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इन्होंने 7 लिए थे उनके अंदर क्या नहीं था, लिंकेज नहीं था। क्या नहीं था? लिंकेज नहीं था। तो भैया ये एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने सारी कैलकुलेशन को फटाफट एकदम एक्यूरेटली कर लिया, डाटा का एनालिसिस बहुत बढ़िया से किया, ये सक्सेस था। दूसरा, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने जो कैरेक्टर लिए उनके अंदर लिंकेज नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि इनकी ये सक्सेस के कारण थे। अब मेंडेलियन के पहले वाले होते हैं प्री मेंडलिज्म, और मेंडलिज्म के बाद वालों को बोला पोस्ट मेंडलिज्म। हिस्ट्री में हम ये दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि फेलियर के और चर्चा में ना रहने के और उसके कारण क्या क्या थे। तो प्री मेंडलियन जो थ्योरी थी वो है, तो मेंडल के पहले बहुत प्रकार की थ्योरियां दी गई थी, जो कि कैरेक्टर का एक आपके पेरेंट से, जनक से आपकी संतति में जाने के लिए बहुत प्रकार की थ्योरियां बताई गई। लोगों ने अलग अलग बोला, कुछ भी बोल दिया, है ना। तो ये जो थ्योरियां थी वो थ्योरियां हैं मेंडल के पहले। तो पहली थ्योरी है मोस्ट वेपर थ्योरी, दूसरी है फ्लूइड थ्योरी, तीसरी है परफॉर्मेंस थ्योरी, चौथी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, पांचवी है थ्योरी ऑफ एक्यूरेट कैरेक्टर, छठवीं है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, और सातवीं थ्योरी ऑफ जर्मोप्लास्ट थ्योरी। कौन सी है? जर्मोप्लास्ट थ्योरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम एक एक थ्योरी को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि इनमें से बस थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना मतलब क्वेश्चन कम बनते हैं। तो मोस्ट वेपर थ्योरी क्या थी, वो उसे पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस। इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि हर एक बॉडी के ऑर्गन से क्या करती हैं, वेपर्स निकलती हैं, है ना, मोस्ट वेपर निकलती हैं, जो कि जब इनका कोइटस होता है उस समय में, और वही एम्ब्रियो के अलग अलग भाग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जब कोइटस हो रहा होता है तो बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो नम वाष्प हैं वो निकलती हैं, और उन्हीं की वजह से एम्ब्रियो के अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। तो ये थी मोस्ट वेपर थ्योरी, ठीक है। तो ये इनकी किसने दी थी? पाइथागोरस ने दी थी। तो ये था। फिर अगर हम दूसरी की बात करें तो फ्लूइड थ्योरी है। फ्लूइड थ्योरी जो है वो एम्फिडोकल्स ने दिया था। किसने? एम्फिडोकल्स ने।
इसमें क्या बोला कि ईच बॉडी पार्ट प्रोड्यूस अ फ्लूइड एंड व्हेन फ्लूइड ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट मिक्स अप द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस। इन्होंने बोला कि बॉडी का हर एक अंग द्रव्य बनाता है और जब दो पेरेंट के द्रव्य को मिलाया जाता है तब किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, फ्लूइड थ्योरी। ठीक है, अगर एनी फॉल्ट हुआ मिक्सिंग में तो वो कैरेक्टर एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो फॉल्ट मिक्सिंग में अगर कुछ मिस हुआ तो कैरेक्टर भी उसके अंदर नहीं होगा। अगर तीसरी बात करें तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी है ना। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी का मतलब है दो डच साइंटिस्ट, दो डच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दी थी, है ना, स्वामरनडम और बोनेट, इन्होंने ये थ्योरी दी। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि एक मिनिएचर ह्यूमन, जिसे ह्यूमनक्यूलस कहा जाता है, वो ऑलरेडी एग और स्पर्म के अंदर बना हुआ बैठा है। मान लीजिए ये स्पर्म था और ये एग था, उसके अंदर एक छोटा मिनिएचर व्यक्ति के जैसा व्यक्ति है ना, छोटा रूप स्पर्म के अंदर और एग के अंदर क्या है, बैठा है। तो इन्होंने यही बोला कि द मिनिएचर ह्यूमन कॉल्ड ह्यूमनक्यूलस was already preformed in egg and sperm and this theory is called preformation theory, है ना। ये थ्योरी डिवाइड किया दो ग्रुप साइंटिस्ट में, ओविटस एंड स्पर्माइस्टिस, है ना, स्पर्मिस्टिस्ट। ये क्या था, ये दो प्रकार में इसको थ्योरी में दिया गया। ये थ्योरी भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुई। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। ओविस्ट जो था वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो क्या कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव दैट जो ह्यूमन, जो मिनिएचर वाला व्यक्ति है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवा के अंदर। किसके अंदर है, ओवम के अंदर, है ना। 10 इसका मतलब है कि जो वुमेन्स हैं, है ना, महिलाएं हैं, वही जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा जेंडर बनेगा, लड़का बनेगा, लड़की बनेगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वुमेन्स हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कि ओवा के अंदर जो अपना छोटा रूप है वो रहता है। फिर आधे साइंटिस्ट ने बोला, जो स्पर्मिस्टिस्ट साइंटिस्ट थे, ग्रुप वाला था, उन्होंने ये बोला कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव दैट जो मिनिएचर ह्यूमन है, जो छोटा रूप है, वो किसके अंदर, स्पर्म के अंदर है, और जो फीमेल जस्ट कंट्रीब्यूट करती हैं जस्ट आ बॉम्ब, है ना, तो वो स्पर्म के अंदर मिनिएचर रूप पड़ा है। ओविस्ट बोलते हैं कि ओवा के अंदर मिनिएचर रूप पड़ा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान से देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब ये देखें कि थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस इज गिवन बाय, तो ये वल्फ के द्वारा दी गई थी। इन्होंने डिनाइड किया प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने बोला कि जो प्रपोज, इन्होंने क्या बोला कि नाइदर एग नॉर स्पर्म हैज स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमनकुलस बट गैमेट कंटेन अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन्होंने बोला ना तो एग के अंदर ना ही स्पर्म के अंदर अपना छोटा रूप नहीं होता है, लेकिन एग और स्पर्म के अंदर अनडिफरेंशिएटेड लिविंग मास होता है जो कि एम्ब्रियो बनाने में मदद करता है। कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थोड़ी सी अच्छी थ्योरी थी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। फिर अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, भैया बहुत ही, मतलब इस व्यक्ति ने क्या ही काम किया कि आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर सजेस्ट की, है ना। उसके अंदर क्या किया कि न्यू कैरेक्टर जो है वो आप जो कैरेक्टर एक्वायर्ड करते हैं, वाई इंडिविजुअल शेल बी पास टू इट प्रोजीन। आपने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया, हो सकता है वो कैरेक्टर अपने से अपनी संतति में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब, पहले मेरे अंदर वो कैरेक्टर नहीं था, मैंने अभी अभी उस कैरेक्टर को गेन किया है, तो वो मेरा एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोल दिया कि भैया जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो तुम अगर लोगे तो क्या करोगे, वो एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। द थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय अगस्त विस्मान। अगस्त विस्मान ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। क्यों, कि उन्होंने बोला देखो मैं इस चूहे की पूंछ काटता हूँ, और इन्होंने 22 जनरेशन तक पूंछ काटी। अगस्त विस्मान ने क्या किया, काटते रहे काटते रहे काटते रहे काटते रहे काटते रहे। इन्होंने बोला अगर एक्वायर्ड थ्योरी सही है तो एक बार प्रोजनी कैसा होगा, बिना पूंछ का पैदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं हर जनरेशन में पूंछ काट रहा हूँ, फिर उसका रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करा रहा हूँ, तो जो प्रोजनी बन रहा है उसके अंदर पूंछ है।
तो एक्वायर्ड कैरेक्टर तो बिना पूछ का है, तो पूछ नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि 22 जनरेशन तक अगर मैंने चूहा की पूछ काटी फिर भी जब इसका प्रोजनी पैदा हुआ तो उसके अंदर पूछ है, मतलब ये थ्योरी क्या है, गलत है। तो अगस्त विस्मान ने इसको क्या कर दिया, आपका रिजेक्ट कर दिया। फिर है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस किसने दी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक और नाम क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी प्रोड्यूस कॉपी ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड गैम्यूल्स और पेनजिन, है ना। इन्होंने बोला कि हर एक बॉडी के पार्ट्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने जैसा बना सकता है, उसे गैम्यूल्स या पेनजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स या पेनजीन। गैम्यूल्स आर कलेक्टेड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पास्ड ऑन गैमेट्स। ये जो गैम्यूट है वो रिप्रोडक्टिव, जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव अंग हैं, जननीय अंग हैं, उनके अंदर जमा होते हैं और वही गैमेट्स में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग जो होता है वो दोनों कैरेक्टर, दोनों पेरेंट का क्या होता है, ब्लेंड होता है, मिक्सअप होता है। कुछ कैरेक्टर मेल से आए, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आए, उनकी ब्लेंडिंग हुई, मिक्सअप हुआ और ऑफस्प्रिंग में आ गए। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला, तो ये थ्योरी भी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस इज गिवन बाय, है ना। फिर आई जर्म प्लास्ट थ्योरी। जर्म प्लास्ट थ्योरी अगस्त विस्मान ने दी। अगस्त विस्मान ने बोला कि ऑर्गेनिज्म बॉडी कंटेन 2 टाइप सेल, नेमली सोमेटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। ये भी इंपॉर्टेंट थी। सोमेटिक सेल जो थी वो बॉडी के अदर पार्ट की सेल है, और गैमेटिक सेल का मतलब जो रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। सोमेटिक सेल फॉर्म्स बॉडी को बनाती हैं, वेरियस ऑर्गन सिस्टम, दूसरे आदि जो ऑर्गन तंत्र हैं उनको बनाती हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म और ओवा बनाती हैं। तो इनकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है कि जर्म प्लास्ट थ्योरी, तो 3 थ्योरी, एक तो पेनजेनेसिस वाला और एक ये और एक वुल्फ वाली, तीनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला सोमेटिक सेल है जो बॉडी को बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम को बनाएगी, जबकि गैमेटिक सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो स्पर्म और ओवा को यानी कि गैमेट्स बनाएंगे। सोमेटिक सेल कंटेन सोमेटोप्लाज्म एंड रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन जर्मोप्लाज्म, इसलिए इस थ्योरी का नाम है जर्मप्लाज्म थ्योरी। एंड जर्मप्लाज्म गोज ऑन इन कंटिन्यूअस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो जर्मप्लाज्म होगा वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ये किसने बताया था, जर्मप्लाज्म थ्योरी ने। तो विस्मैन ने ये बोल दिया कि बॉडी के अंदर 2 सेल हैं, एक सोमेटिक सेल और एक जनरेटिव सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक सेल है जो बॉडी को बनाती है, ऑर्गन को बनाती है। जनरेटिव सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जब गैमेट्स बनते हैं उनको बनाती है। सोमेटिक सेल के अंदर सोमेटोप्लाज्म होता है, आपकी रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जर्मप्लाज्म होता है, और यही जर्मप्लाज्म एक जनरेशन से जनक से संतति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्री मेंडेलियन में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए पर उनको पहचान नहीं मिली। किसने, नाइट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे मेंडल से कई साल पहले, लेकिन वो कोई भी लॉ नहीं दे पाए, इनहेरिटेंस का कोई लॉ देने में फेल हो गए। फिर कॉलेरोटर ने क्या किया, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ, टोबैको पर। क्या किया, टोबैको पर, और कंपेयर करा उसके हाइब्रिड को उसके पेरेंट्स से। तो उन्होंने ये पाया कि जो हाइब्रिड है वो अपने जनक जैसा, जो संतति है हाइब्रिड वाली, वो अपने जनक जैसी भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, ये उन्होंने भी बताया। फिर है गार्टनर ने क्या बोला, गार्टनर और नाउडिन, इन्होंने भी क्या किया, एक्सपेरिमेंट सिमिलर किया कोलेरोटर के जैसे ही, और इन्होंने ऑब्जर्व किया सिमिलर रिजल्ट। लेकिन ये दोनों उस कैलकुलेशन को नहीं बता पाए जो मेंडल ने दे पाई, क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कैलकुलेशन बहुत शानदार तरीके से किया था। तो इन्होंने भी तो एक्सपेरिमेंट किए लेकिन कैलकुलेशन नहीं दी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल तो हो गए थे शांत, है ना, मेंडल जी का हो गया देहांत, उनका जो वर्क था वो क्या हो गया, डार्क फेज में चला गया, किसी ने नहीं पहचाना। तो 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी कर दी, है ना, उनका क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया उनको। तो कौन से ऐसे 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे और कब किया, तो 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, ये भी ध्यान रखना, एक साथ नहीं किया है,
इंडिपेंडेंटली अलग अलग मेंडल के लॉ को, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। पहले साइंटिस्ट थे कॉल्स कोरेसन, कहाँ के थे? जर्मनी के। ध्यान रखना क्योंकि अब क्वेश्चन जैसे सेल से क्वेश्चन एक बार स्लीडन और स्वान का बना था कि कौन जर्मन बोटनिस्ट है और कौन आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे यहाँ भी बन सकता है क्योंकि ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल्स कोरेसन जो थे वो जर्मनी के थे, ह्यूगो डिबेरिस जो थे वो हॉलैंड के थे, एच से ह्यूगो और एस से हॉलैंड, ये भी ध्यान रखना, एस से ह्यूगो और एस से हॉलैंड, एक तो आपको मिल जाएगा, दूसरा कॉल्स और जर्मनी, है ना। फिर उसके बाद जो टेस्मार्क थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे टेस्मार्क? ऑस्ट्रेलिया के। तो इन्होंने ह्यूगो डिबेरिस, कार्ल्स कोरेसन और एरिक वोन टेस्मार्क, इन्होंने क्या किया था? आपका क्या है? मेंडल के लॉ का रीडिस्कवरी किया था। तो यहाँ तो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मेंडल ने कैसे, मेंडल ने क्या कि किस प्लांट पर, मेंडल ने किस प्लांट पर वर्क किया और क्या क्या डिस्कवरी की, है ना। यहाँ पर हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि मेंडल ने किस पादप पर वर्क किया और क्या क्या लॉ दिए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है।